हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मनोहर लाल जी को अपने छोटे बेटे के घर दिल्ली आए हुए 6 महीने हो चुके थे। किडनी के मरीज थे मनोहर लाल जी। आज सुबह जब वह सोकर उठे तो घबरा गए, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी उनकी छोटी बहू कमरे में आई और ये सब देखकर उन पर चिल्लाने लगी, क्यों पीते हैं रात को इतना पानी कि ये नौबत आ जाए। कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी छी। नाक बहे सिकुड़ते हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। उधर कड़ाके की सर्दी में तो मनोहर लाल जी घबराहट और शर्मिंदा के कारण पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगे। वे स्वयं ही इस बात से बेहद परेशान थे, लेकिन उनका भी इस पर बस नहीं था। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी तब से ये समस्या और भी बढ़ गई थी। अरे क्या हुआ सुमन, क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह दाढ़ी बनाते हुए उसके पति गुलशन ने पूछा तो सुमन गुस्से से बोली, अजी देखिए तो क्या किए बैठे हैं आपके पिताजी। मैं तो तंग आ गई हूँ, लेकिन हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? और क्या होगा, फिर से बिस्तर गीला कर दिया है उन्होंने, लेकिन अब उनका बिस्तर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने पिताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। गुस्से से सुमन बोली तो गुलशन भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो अपने काम का बोझ, ऊपर से पिताजी की समस्या, और फिर तुम भी बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अब हम दो बच्चों के माँ बाप हैं। सोचना समझना अब तुम्हें है, मुझे नहीं। मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है। अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। 6 महीने से 15 दिन ऊपर हो चले हैं, लेकिन मजाल है कि भैया कभी पिताजी को खुद लेने के लिए आ जाए। हर बार ऐसा ही होता है। जब भी उनके पिताजी को रखने की बारी आती है तभी अचानक या तो भाभी बीमार हो जाती है या फिर उन्हें किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ही ज़्यादा बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब मैं फ़ोन करके उन्हें पिताजी को ले जाने के लिए कहूँगा तो देखना कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कहते हुए गुलशन ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मनोहर जी के दो बेटे थे, रमेश और गुलशन। दोनों बेटों के बीच 12 वर्षों का अंतर था। उनका बड़ा बेटा रमेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा गुलशन हमेशा से माता पिता के साथ ही रहा था। परंतु मोहन लाल जी की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू सुमन ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब बेटे दो हैं तो पिता की जिम्मेदारी भी दोनों को बराबर उठानी चाहिए। गुलशन को भी अपनी पत्नी की ये बात सही लगी। दोनों भाइयों के बीच अच्छी खासी बहस के बाद ये तय हुआ कि दोनों अपने पिता को बारी बारी से 6 महीने रखेंगे। उसके बाद से मनोहर लाल जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर रहते और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर रहते। लेकिन इस पर मनोहर लाल जी का जाने का बिल्कुल मन नहीं था। यहाँ तो केवल उनकी बहू की ही 4 बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन वहाँ तो बड़ी बहू के साथ साथ बेटा भी उन पर चिल्लाने में शर्म नहीं करता था। अरे क्या हुआ, फ़ोन नहीं लगाया अभी तक? सुमन ने पूछा तो गुलशन ने कहा, लगाया है, एक बार नहीं 4 बार, लेकिन बड़े भैया फ़ोन उठाए तब ना। हाँ, अब वह फ़ोन क्यों उठाएंगे? जब हमारी रखने की बारी आती है तो 15 दिन पहले ही फ़ोन करने जाने को कह देते हैं और अब भी तुरंत ले आते हैं पिताजी को। अब और जब अपनी बारी आती है तो उन्हें साफ सूंघ जाता है। अब आप छोड़ कर आइए इन्हें। लेकिन सुमन, अभी कुछ दिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, वो मैं सब नहीं जानती। आप कैसे भी करके पिताजी को वहाँ भेजने का इंतज़ाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा।
कहते हुए सुमन मुंह बनाकर रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। जैसे ही गुलशन तैयार होकर नाश्ता करने के लिए बैठा, उसी समय उसके पास उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज कंपनी में इंटरव्यू सेक्शन है और आप ही हायरिंग टीम में शामिल हैं। इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से आवेदक पहुंचे हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके गुलशन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर पद पर था गुलशन। थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। तब तक इंटरव्यू लेने वाले बाकी के प्रतिनिधि भी वहां आ चुके थे। कॉरिडोर में बहुत से लोग बैठे हुए थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। बिना उसकी ओर देखे गुलशन अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक व्यक्ति उसके समक्ष आया और बड़ी प्रसन्नता से उसके गले लग गया। ओ अरे यार गुलशन, बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात हुई। पहचाना मुझे या भूल गया? मैं आकाश। गुलशन सक पका गया। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और फिर गायब हो गई। इतने लोगों के सामने आकाश का अनौपचारिक व्यवहार उसे खल रहा था और शायद आकाश भी उसे मनोभाव को तोड़ गया था। फिर औपचारिक पूर्ण व्यवहार करते हुए उसने पूछा, यही काम करते हैं आप? आकाश के मुंह से अपने लिए आप शब्द सुनकर गुलशन के आह को थोड़ी संतुष्टि मिली। उसकी गर्दन तन गई और बोला, इस कंपनी में मैनेजर हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ, अभी चलता हूँ। इंटरव्यू लेने वाले सदस्य की टीम में शामिल होकर आज गुलशन को स्वयं पर गर्व महसूस हो रहा था और ये गर्व अभिमान में बदल गया जब उसका स्कूल का दोस्त आकाश इंटरव्यू देने के लिए उसके सामने आया। दरअसल स्कूल के समय में उन दोनों के बीच दोस्ती कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती थी। उस समय वह दोनों एक दूसरों के पड़ोसी भी थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक मेहनती और बुद्धिमानी थे। गुलशन हमेशा आकाश से आगे रहने की कोशिश किया करता था, लेकिन हर बार अधिक परिश्रम करने के बावजूद बाजी हमेशा आकाश के हाथ में ही लगती थी। 12वीं पास करने के बाद गुलशन और आकाश ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और गुलशन के पिता मनोहर लाल जी ने भी किसी अच्छी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर बना लिया। आज आकाश के सामने ऊंचे पद पर बैठे हुए गुलशन को सब बातें सोचता हुआ मन ही मन सोचने लगा, मेरे सभी सहपाठी आकाश के गुणगान किया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचर्स भी यही कहा करते थे कि एक दिन आकाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह अपनी काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। ऊंचा मुकाम। आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और आकाश अभी तक ढंग की नौकरी भी नहीं तलाश कर पाया अपने लिए। अतीत की यादों को पीछे ढकेल गुलशन वर्तमान में आया। इंटरव्यू टीम के सभी सदस्यों ने आकाश से अपने अपने सवाल पूछे। आकाश ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। सब लोग आकाश से बहुत प्रभावित थे। आकाश का इस नौकरी के लिए चयन कर लिया गया। 2 दिन बाद ही आकाश ने ज्वाइन कर लिया। आज इस एक सप्ताह बीत चुका था। आज गुलशन जब ऑफिस पहुंचा तो बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी सुमन ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर जो उठाया हुआ था। इधर गुलशन जब भी अपने भाई को फ़ोन लगाता तो एक ही जवाब मिलता कि अभी व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा पिताजी को लेने आ जाऊँगा। अभी उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। मैं आई कम इन सर? आओ आकाश, गुलशन ने कहा तो आकाश अंदर आते हुए बोला, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है, अभी छुट्टी के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो, जबकि तुम जानते हो हम कितने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सर वो बात यह है कि मुझे कल अपनी माताजी को चंडीगढ़ लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी रहती है, उनके मकान का मुहूर्त है। कल सुबह की ट्रेन से निकल जाएंगे। आकाश के चंडीगढ़ जाने की बात सुनकर गुलशन के दिमाग में ख्याल आया, भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है, तो क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए गुलशन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर बोला, अच्छा आकाश, छुट्टी तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
सर मैं वापस आने के बाद ज़रूर कर दूंगा, बताइए क्या काम है। नहीं, वापस आने के बाद नहीं, दरअसल वो काम तुम्हें कल ही करना है। मेरे बड़े भैया भी चंडीगढ़ में रहते हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरे पिताजी को भी अपने साथ ले जा सकते हो? भैया उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आ जाएंगे। अरे सर, इसमें क्या परेशानी हो सकती है? इसी बहाने अंकल भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। यह सुनकर गुलशन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। घर पहुंचकर जब गुलशन ने अपने पिता मनोहर लाल जी के अगले दिन चंडीगढ़ जाने की बात कही तो उसकी पत्नी सुमन की बाँछें खिल गई। वो जल्दी से अपने ससुर जी का सारा सामान पैक करने लगी। परंतु ये सुनकर मनोहर लाल जी बेहद उदास हो गए। लेकिन किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क न कहाँ पड़ता था। अगले दिन सुबह जब स्टेशन जाने के लिए गुलशन जी अपने पिता का सामान गाड़ी में रख रहा था तो मनोहर लाल जी भरे गले से बोले, बेटा गोलू, अच्छा होता कि तू ही मुझे चंडीगढ़ ले जाता, कहीं रास्ते में परेशानी ना हो। पिता के सर में जो उदासी थी उस पर तो गुलशन का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वह खींच कर बोला, पिताजी आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे गोलू कहकर मत पुकारा कीजिए। मेरा नाम गुलशन आपने ही रखा था ना, तो इसी नाम से पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसानी हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है। जानते भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वो मुझे। आप मुझे यदि इस सबके सामने गोलू कहकर पुकारेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। और जहाँ तक आपके साथ चंडीगढ़ चलने की बात है तो आजकल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं हो पाएगा। बेटे की बात सुनकर मनोहर लाल जी के चेहरे पर निराशा की काली बदलियां छा गई। तभी उनके कानों में आवाज़ टकराई, दादू जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। पोता पोती की आवाज़ सुनते ही मनोहर लाल जी के चेहरे पर वालस उमड़ आया। उन्होंने उन दोनों को गले से लगा लिया और फिर भरी आंखें लिए गाड़ी में बैठ गए। जब वे लोग स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। गुलशन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर आकाश पहले से ही मौजूद था। उसने मनोहर लाल जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा और यहाँ वहाँ देखते हुए गुलशन से बोला, अरे आकाश, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ अपनी माताजी के साथ जा रहे हो, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आकाश के पास वाले बेंच पर बैठी हुई एक बुजुर्ग औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ है। उन्हें देखकर गुलशन हैरान रह गया। वो आकाश की माँ को पहचान नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर और बुजुर्ग नज़र आ रही थी। पूछने पर आकाश ने बताया, 3 वर्ष पहले उसके पिताजी और माँ एक एक्सीडेंट दुर्घटना की चपेट में आ गए थे। बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और माँ गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तब से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। ऊपर से पिताजी के चले जाने के बाद उनके दिमाग को ऐसा सदमा लगा कि उन्हें अल्जाइमर की समस्या भी होने लगी है। कहते कहते आकाश की आंखें भर आई। फिर आकाश बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना बनकर रह गई। लेकिन विदेश की अच्छी नौकरी छोड़ देने का अफसोस मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मेरी माँ का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर है। ये सुनकर गुलशन हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे। सोचते हुए गुलशन शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु आकाश ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वो यहीं तो रही है, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी
हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये ख्याल भी तो अपने मन में नहीं आने देना चाहता था। पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा या हम उन पर बोझ बन गई हैं। और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती है, उन्हें समझती है। आकाश की ये बात सुनकर गुलशन बोला, अरे आकाश, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसले भी लेने चाहिए। कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में ये विचार ज़रूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करे, दूसरा भाई क्यों ना करे। गुलशन की इस बात पर आकाश थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा तो ये मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को बोझ कैसे समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। ये बात सुनकर गुलशन को ऐसा महसूस हुआ मानो आकाश ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया, उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। आकाश ने पहले मनोहर लाल जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। फिर गुलशन भी अपने ऑफिस चला गया, परंतु आकाश की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़ा बरसा रही थी। उसके दिल का चैन कहीं गायब हो चुका था। उसे एहसास होने लगा उसने और आकाश के बीच में आज एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आकाश आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ वो अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी तरफ दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या उसमें मेरे माँ बाप की बरसों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। जब जब मेरी हिम्मत मेरे साथ छोड़ दी तो मेरे पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधे पर थे, ये बताने के लिए वहाँ मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा लेने के लिए मेरे कंधे की ज़रूरत है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर गुलशन को वो पल याद आने लगे जब उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। गुलशन उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वहाँ अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज़ आई। उस आवाज़ में उसके पाँव वहीं रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और माँ उन्हें समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, जाने दो, एक दिन सभी को जाना है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी का स्वर गूंजकर, करूँ कमाल, मैं तुम्हारा बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? कहते कहते उनका स्वर रुंध गया, परंतु माँ शांत स्वर में बोली, उस बात की चिंता आप मत कीजिए। रमेश भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु गुलशन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगा। यह एक माँ का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद माँ हमें छोड़कर चली गई थी। पिताजी अंदर तक टूट चुके थे, बहुत अकेले पड़ गए थे, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। माँ की 13वीं पर ही सुमन ने कह दिया था कि पिताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाएं, ये दोनों बेटों का फर्ज है। और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, ये जानते हुए भी कि बड़े भैया पिताजी को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैंने ये फैसला कर लिया कि पिताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब ये बात पिताजी को पता चली तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी झलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरी हो गई, उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई हो। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यहाँ दिल्ली में तो हैं, जिनके सहारे वो अपना समय अच्छे से बिता सकते थे, लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते गुलशन की आंखों से धरा प्रभा आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये क्या कर बैठा मैं? पिताजी को तो मैंने
असहनीय दुख दे ही दिया, अपनी माँ के विश्वास को भी तोड़ कर रख दिया। ये सब देखकर माँ की आत्मा कितनी कलप रही होगी, ये भी नहीं सोच पाया मैं। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर चंडीगढ़ जाने वाली फ़्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल आया। करीब 5 घंटे के बाद जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी और आकाश अपनी माँ और मनोहर लाल जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने गुलशन खड़ा था। मनोहर लाल जी भी आश्चर्यचकित थे। तभी गुलशन ने आकाश को अपने गले से लगा लिया और रुंधे कंठ से बोला, मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर आकाश उसे आश्चर्यचकित मिश्रित खुशी से देखने लगा। गुलशन अपने पिता का बैग उठाया, उनका हाथ थामते हुए बोला, चलिए पिताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो रमेश लेने आने वाला था ना? मनोहर लाल जी ने पूछा तो गुलशन ने कहा, नहीं पिताजी, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर पर रहेंगे। ये बात सुनकर मनोहर लाल जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। करीब 2 घंटे के बाद जब गुलशन अपने पिता को लेकर घर पहुंचा तो उन्हें देखकर उनकी बहू सुमन स्तंभ रह गई और फिर गुस्से से बेकाबू होते हुए बोली, ये क्या? तुमने तो उन्हें चंडीगढ़ भेजा था ना बड़े भैया के पास, तो फिर ये अब यहाँ कैसे लौट आए? सुमन की इस बात पर गुलशन ने कुछ नहीं कहा और मनोहर लाल जी को कमरे में लेकर जाने लगा तो सुमन फिर चिल्लाई, कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है? अभी अभी मैंने चादर धुलवाई है, कमरे की सफाई करवाई है और तुम फिर से इन्हें यहाँ ले आए गंदगी फैलाने के लिए। इतना सुनते ही गुलशन के सब्र का बांध टूट गया। अब बस सुमन, अब और एक शब्द नहीं। मेरे पिताजी अब हमेशा यहीं रहेंगे, तुम अपने मायके जा सकती हो। गुलशन की कड़कती आवाज़ सुनते ही सुमन हक्की बक्की रह गई। फिर गुलशन ने कहा, तुम खुद सोचो, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उस पिता को जिसके कपड़े ना जाने कितनी बार गंदे किए थे मैंने, जिसकी बरसों की तपस्या के कारण मैं आज इज्जत से जी रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ अपनी माँ का विश्वास, जिसकी नज़रें अपने अंतिम समय में मुझ पर इतनी आस से देख रही थी। यदि तुम्हें मेरे पिताजी के उपस्थित इतनी खलकती है तो तुम अभी ये घर छोड़कर जा सकती हो। अपने पिताजी की देखभाल के लिए मैं एक अटेंडेंट रख लूँगा जो मेरी अनुपस्थिति में ना सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि उनका ख्याल भी रखेगा। अब मेरे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। आप बैठिए पिताजी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ, थक गए होंगे। कहते हुए गुलशन रसोई घर में चला गया। मनोहर लाल जी के कांपते हाथ दूर से ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। फिर सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखते मन ही मन बोले, कमला तुम्हारा विश्वास जीत गया। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें वो अपनी धोती के कोरों से पोंछने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।